वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हमने ट्रीटमेंट ऑफ सम टिपिकल आइटम के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो उसी टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम लोग सेकंड टॉपिक में हम लोग अब पहुंचे हैं। सेकंड टॉपिक हो गया आपका नंबर 2, सब्सक्रिप्शन। ठीक है, चलिए सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन ये जो सब्सक्रिप्शन है किसी भी एनपीओस का, ठीक है, किसी भी एनपीओस का बेसिक सोर्स ऑफ इनकम ही क्या होता है, सब्सक्रिप्शन होता है। ठीक है, तो मतलब बेसिक सोर्स ऑफ इनकम किसी भी एनपीओस के लिए क्या होता है, सब्सक्रिप्शन। तो पहले हम लोग सब्सक्रिप्शन के बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल्स जान लेते हैं, उसके बाद इसका ट्रीटमेंट कैसे होते हैं, एनपीओस के अंडर में इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ साथ लिखिए, इट इज अ फी, इट इज अ फी, it is a fee which is given by the member of NPO, which is given by the member of NPO to keep their membership alive। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बता रहा है सब्सक्रिप्शन का, इट इज अ फीस। सब्सक्रिप्शन एक तरह का फीस होता है जो कोई भी मेंबर्स, एनपीओस का जो मेंबर होता है अपना मेंबरशिप को कंटिन्यू रखने के लिए एक मंथली बेसिस में फीस दिया जाता है। ठीक है, अगर आप लोग भी किसी भी क्लब या एनजीओस का मेंबर होंगे तो शायद आप लोग भी कभी ऐसे पेमेंट किए होंगे, आप लोग भी पेमेंट करते होंगे मंथली बेसिस पे, कुछ मतलब फीस आप लोग भी देते होंगे। ये जो फीस आप लोग देते हैं एक्चुअली यही होता है क्या, मतलब बेसिक सोर्स ऑफ इनकम होता है किसी भी एनपीओस के लिए। ठीक है, तो इट इज अ फी व्हिच इज गिवन बाय द मेंबर ऑफ एनपीओ टू कीप देयर मेंबरशिप अलाइव। तो चलिए इसका ट्रीटमेंट एनपीओस के अंडर में कैसे होता है इसका बारे में अभी हम लोग देख लेते हैं। ये जो सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन इट कैन बी रिसीव्ड आइदर बिग अमाउंट और स्मॉल अमाउंट। ठीक है, अगर ये बिग अमाउंट का रिसीव हुआ सब्सक्रिप्शन, अगर मान लीजिए बिग अमाउंट का रिसीव हुआ, ठीक है, बिग अमाउंट का सब्सक्रिप्शन अगर रिसीव हुआ प्लस स्पेसिफिक पर्पस के लिए बिग अमाउंट का प्लस स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर रिसीव्ड होता है तो इसको हम लोग हमेशा कैपिटल रिसीव्ड ही मानेंगे। इसको हम लोग हमेशा कैपिटल रिसीव्ड मानेंगे। क्या मानेंगे? कैपिटल रिसीव्ड। अगर कैपिटल रिसीव्ड हुआ तो इसको हम लोग कहां पर रिकॉर्ड करेंगे? इसको हम लोग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, अगर कोई भी सब्सक्रिप्शन बिग अमाउंट का हुआ प्लस ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए होगा तो इसको हम लोग कैपिटल रिसीप्ट मानेंगे, और कैपिटल रिसीप्ट मानते हुए इसको हम लोग बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करेंगे। अगर कभी सब्सक्रिप्शन स्मॉल अमाउंट का रिसीव हुआ, ठीक है, स्मॉल अमाउंट का अगर रिसीव हुआ, स्मॉल अमाउंट प्लस जनरल पर्पस, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे? स्मॉल अमाउंट अगर जनरल पर्पस के लिए हुआ तो इसको हम लोग क्या मानेंगे? इसको हम लोग रेवेन्यू रिसीप्ट मानेंगे। ठीक है, इसको हम लोग रेवेन्यू रिसीप्ट मानेंगे, और इसको हम लोग इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग इसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो बच्चों
इसका डेफिनेशन एक बार फिर से देख लो। सब्सक्रिप्शन होता क्या है? सब्सक्रिप्शन इट इज अ फी व्हिच इज गिवन बाय द मेंबर ऑफ एनपीओ टू कीप देयर मेंबरशिप अलाइव। ठीक है, मतलब ये एक तरह का फीस होता है, ठीक है, जो कि मंथली बेसिस में किसी भी एनपीओ का जो मेंबर होता है वो पेमेंट करता है अपना मेंबरशिप को कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, और इसका ट्रीटमेंट हम लोग दो तरह से कर सकते हैं एनपीओ के अंडर में। एक तो अगर बिग अमाउंट रिसीव्ड हुआ, ठीक है, सब्सक्रिप्शन अगर बिग अमाउंट रिसीव्ड हुआ प्लस एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिसीव्ड हुआ तो इसको हम लोग कैपिटल रिसीव्ड मानेंगे और इसको बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। अगर कोई भी स्मॉल अमाउंट अगर जनरल पर्पस के लिए रिसीव्ड हुआ, ठीक है, तो इसको हम लोग रेवेन्यू रिसीव्ड मानेंगे और इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको पहले रिकॉर्ड कीजिए, इसको पहले आप कॉपी में उतार लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आते हैं नंबर 3, एनपीओ। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आते हैं लीगेसी। ठीक है, नंबर 3 में टॉपिक नंबर 3 में आते हैं हम लोग लीगेसी। ठीक है, चलिए मेरा साथ दिखे, पहले इसको मिटा दो, फिर मेरा साथ देखते जाइए, क्योंकि अगर इसको आप कॉपी में नहीं उतारा तो इसका कॉन्सेप्ट आपको अच्छा से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो सारा कॉन्सेप्ट ये टिपिकल ट्रीटमेंट है, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट हमेशा आप लोगों को पहले कभी नहीं मिला होगा शायद। ठीक है, क्योंकि क्लास 11th में इस तरह का आइटम का बारे में आप लोगों को नहीं मिला होगा। चलिए नंबर 3 में लिखिए, नंबर 3 लिखिए लीगेसी। लीगेसी का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या होता है? विल होता है। ठीक है, इसका बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे, लेकिन इससे पहले हम इसका डेफिनेशन हम लोग पहले इसका डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, डेफिनेशन लिखिए पहले। It is the amount received by the organization it is the amount received by the organization under the will of deceased person, under the will of deceased person. Full stop. Sometime amount received from legacy is a very small amount then it may be treated as income. It may be treated as income and will be shown on the income side of income and expenditure account. ठीक है, मतलब देखिए इसका डेफिनेशन क्या बता रहा है कि लीगेसी क्या होता है? ये एक विल होता है। विल का बारे में कभी सुना?
देखिए इसका डेफिनेशन क्या बता रहा है, इट इज द अमाउंट रिसीव्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन अंडर द विल ऑफ डिसीज्ड पर्सन। मतलब क्या है, कभी तुम लोग देखे होंगे कि बहुत एक अमीर आदमी है, इसका ह्यूज प्रॉपर्टी है, लेकिन ये प्रॉपर्टी को भोगने वाला इसका चारों कुल में कोई नहीं बचा। तब क्या होगा, आफ्टर डेथ ये सारा अमाउंट किसका पास चला जाएगा, आइदर तो ये सारा अमाउंट उनका डेथ का बाद गवर्नमेंट का पास चला जाएगा या किसी भी संस्थान को दान में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का अगर कोई अमाउंट किसी भी संस्थान को दान में मिला हो तो इसको हम लोग किस हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे, एनपीओ के अंडर में लीगेसी का हिसाब से इसको हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, जनरली क्या होता है, ये जो लीगेसीज होता है ये एक बिग अमाउंट का होता है, कारण लीगेसी हमेशा बिग अमाउंट का ही होता है। ठीक है, लेकिन कभी कभार ये जो लीगेसी जो रिसिप्ट हो है, ये किसी भी मतलब एनपीओस को, किसी भी संस्थान को जो लीगेसी रिसिप्ट होता है ये स्मॉल अमाउंट का भी हो सकता है। अगर किसी भी संस्थान को अगर ये लीगेसी स्मॉल अमाउंट का रिसिप्ट हुआ तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, इसको रेवेन्यू इनकम मानते हुए इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। बट इन जनरल केस इट इज ऑलवेज ट्रीटेड एज ए बिग अमाउंट एंड इट इज ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। ठीक है, मतलब इसको हम लोग कैपिटल नेचर आइटम मानते हैं और इसको कैपिटल नेचर आइटम मानते हुए इसको हम लोग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं लायबिलिटी साइड में। ठीक है, इसका साथ साथ इसका ट्रीटमेंट भी लिखिए। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली इसको स्टार मार्क देके लिखिए। ठीक है, नॉर्मली ये कैपिटल रिसिप्ट होता है। क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट होता है और ये हमेशा लायबिलिटी साइड में ही रिकॉर्ड होता है। ठीक है, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट रिकॉर्ड होता है। ठीक है, बट इट इज in very rare case ऑर्गेनाइजेशन का मतलब स्मॉल अमाउंट का लीगेसीज मिलता है। बट नॉर्मली क्या होता है, लीगेसी हमेशा एक बिग अमाउंट का ही मिलता है और ये बिग अमाउंट हमेशा ही इसको कैपिटल रिसिप्ट माना गया और इसका बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में ही रिकॉर्ड होता है। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए, फिर हम लोग इसका नेक्स्ट टॉपिक का तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक एंडोमेंट फंड। लीगेसी का मतलब समझ में आएगा ना, विल। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक नंबर 4 में आते हैं हम लोग, एंडोमेंट फंड। तो इसको पहले मिटा देते हैं पहले। ठीक है, next number 4 it is endowment fund। ठीक है, एंडो का मतलब क्या है, एंडो का मतलब टू ग्रो करना। ठीक है, चलिए इसका बारे में पहले हम लोग थोड़ा नोट लिख लेते हैं, इसका बाद इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, एनपीओस के अंडर में एंडोमेंट का ट्रीटमेंट कैसे, एंडोमेंट फंड का ट्रीटमेंट कैसे होता है, इसका बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहले मेरे साथ साथ लिखिए कि दिस फंड इज क्रिएटेड, this fund is created from legacy, bequest or gift। ठीक है, this fund is created from legacy, bequest or gift received by NPO, received by NPO। First, fund is created, this fund is created, this fund is created this fund is created with the condition
with the condition that the income earned by these assets income earned by these assets can be used for the purpose stated in the article of association, the article of association of the organization. It may be intact. Forever. Called permanent endowment fund. Permanent endowment fund, or may be intact for, or may be intact for, for specific period called term endowment. चलिए इसको पहले कॉपी कर लीजिए, फिर देखिए इसके साथ मेरा साथ इसको पढ़िए। देखिए एंडोमेंट फंड, एंडो का मतलब मैंने क्या कहा, एंडो का मतलब है टू ग्रो, मतलब फॉर एक्सपांशन पर्पस ये फंड क्रिएट किया जाता है। ठीक है, ये फंड होता क्या है, देखो ये दिस फंड इज क्रिएटेड फ्रॉम लीगेसी, बिक्वेस्ट और गिफ्ट। जनरली जो एंडोमेंट फंड होता है, एंडोमेंट फंड का सोर्स क्या होता है, इसका पैसे का सोर्स क्या होता है, ये लीगेसीज होता है या तो बिक्वेस्ट। ठीक है, बिक्वेस्ट का मतलब क्या है, वसीयत। मतलब ये लीगेसी और बिक्वेस्ट सेम एक ही मतलब होता है, मतलब किसी भी वसीयत का तहत अगर किसी भी एनपीओस को अगर ह्यूज अमाउंट मिला हो, ठीक है, कुछ पैसा मिला हो, ठीक है, तो उसी पैसे से ये फंड क्रिएट होता है। ठीक है, दिस फंड इज क्रिएटेड विद द कंडीशन दैट इनकम अर्न, इस फंड क्रिएट होता है एक ही कंडीशन में, मतलब इस फंड में से जो मतलब पैसा मिलता है उसको ही सिर्फ हम लोग यूज करते हैं, और जो प्रिंसिपल अमाउंट है, दिस प्रिंसिपल अमाउंट विल रिमेन इन द बिजनेस इंटैक्ट। इसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो प्रिंसिपल अमाउंट बिजनेस में इंटैक्ट रहेगा, और इसमें से जो भी इनकम मतलब ऑर्गेनाइजेशन कमाएगा उसी और इनकम का पैसे को वो लोग यूज करेंगे। ठीक है, सो इट मे बी इंटैक्ट फॉरएवर और परमानेंट एंडोमेंट फंड। और एंडोमेंट फंड मतलब नॉर्मली दो टाइप का होता है, एक परमानेंट एंडोमेंट फंड होता है, एक टर्म एंडोमेंट फंड होता है। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ये एंडोमेंट फंड अगर परमानेंटली रखना चाहता है तो इसको हम लोग परमानेंट एंडोमेंट फंड बोलेंगे, और अगर किसी भी एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए ही इस फंड को क्रिएट किया गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्म एंडोमेंट। ठीक है, तो डेफिनेशन
को उतार लो पहले, उसके बाद हम लोग इसको ट्रीटमेंट देखते हैं। जनरली क्या होता है, ये जो एंडोमेंट फंड होता है, एंडोमेंट फंड नॉर्मली क्या होता है, एक बिग अमाउंट का ही होता है, और बिग अमाउंट होने से इसको हम लोग हमेशा कैपिटल रिसिप्ट मानते हैं, ठीक है। और कैपिटल रिसिप्ट होने से इसको हम लोग कहाँ पे ले जाएंगे, इसको बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। चलिए इसको उतार लीजिए, फिर इसको मैं बिठाता हूँ, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है एंट्रेंस फीस, टॉपिक नंबर 5, एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस, ये जो एंट्रेंस फीस है, ठीक है, इसका ट्रीटमेंट एमपीएस के अंडर में कैसे होता है। इसका ट्रीटमेंट आइदर आप इसको रेवेन्यू भी मान सकते हैं या इसको कैपिटल नेचर भी मान सकते हैं, डिपेंड करता है आपका ऊपर या जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन के ऊपर बेस करता है ये, ठीक है। इसको आप चाहे रेवेन्यू मान लो चाहे कैपिटल नेचर मान लो, वो डिपेंड करेगा आपका ऊपर। आप जो भी मतलब इसको ट्रीट करोगे उसका एक स्पेसिफिक नोट एट द एंड ऑफ योर आंसर इसको आपको देना है, ठीक है। तो चलिए इसमें लिख लीजिए पहले, इसका एक नोट बना लीजिए पहले, ताकि मतलब ये याद रहे कि इट कैन बी ट्रीटेड in either way. It can be treated either way, that is recurring or non-recurring. Recurring or non-recurring. But proper note should be given along with answer for our assumption। मतलब हम लोग जो भी assumption लिया उसी assumption का ऊपर बेस करके आपको एक नोट देना है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन का अंत में एक नोट देना है, क्योंकि मैंने ये इसमें क्या कहा, एंट्रेंस फीस का ट्रीटमेंट कैसे होता है, आइदर इट कैन बी ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू इनकम और इट कैन बी ट्रीटेड एज अ कैपिटल इनकम, ठीक है। तो जो भी आप ट्रीटमेंट करेंगे इसका एक स्पेसिफिक नोट आपको अंत में देना होगा, ठीक है। अगर आपने इसको रेवेन्यू इनकम माना तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में रिकॉर्ड होगा। अगर इसको आपने कैपिटल नेचर माना तो ये बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड होगा एज अ कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। और नेक्स्ट आइटम नंबर 6 हम लोग लेते हैं ये सेल ऑफ स्क्रैप और ओल्ड मटेरियल। सेल ऑफ स्क्रैप और ओल्ड मटेरियल ये बहुत ही कॉमन टॉपिक होता है, कॉमन आइटम होता है किसी भी एनपीओस के लिए, क्योंकि हर एक एनपीओस रेगुलर बेसिस में न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स खरीदते हैं, ठीक है। बट आफ्टर सम टाइम इट इज ट्रीटेड एज आफ्टर सम टाइम इसको हम लोग क्या करते हैं, रद्दी का हिसाब से रद्दी का भाव में इसको हम लोग बेच देते हैं, ठीक है। तो इसे रद्दी का भाव में जो बेचते हैं तो इसको हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट मानते हैं, और रेवेन्यू रिसिप्ट मानते हुए इसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में इसको हम लोग रिकॉर्ड कर देते हैं, ठीक है। तो लिखिए इसको हम लोग क्या मानेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। क्या मानेंगे इसको हम लोग, रेवेन्यू रिसिप्ट मानेंगे, और इनकम साइड में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, कहां पे, इनकम साइड, ठीक है। इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। So student,
अभी तक हमने जो भी मतलब टॉपिक हमने ट्रीटमेंट हमने डिस्कस किया, इसको अच्छा से अपना घर में एक बार देख लीजिएगा, इसको अच्छा से पढ़िए, अपना कॉपी में नोट डाउन कीजिए और उसको अच्छा से पढ़िए, उसके बाद इसको समझने की कोशिश कीजिए। फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आता, कुछ डाउट्स रहता है, तो वो डाउट आप हमको बता सकता है या कॉलेज में आप फोन करके पूछ सकता है। तो हो सके तो आगे चल के इसका आप लोग का डाउट का ऊपर एक डाउट सेशन भी हम लोग रख देंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए हम यहीं पे समाप्त करते हैं आज के क्लास। बाय बाय।